तो दोस्तों एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस देखो हम किस तरह से करेंगे। ये डिफरेंस इस तरह से करेंगे कि अगर अकाउंट्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो भी कंप्लीट हो जाए, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो ये पूछा जाता है 12th क्लास में, तो वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, एक ही तीर और निशाने दो। ठीक है ना। चलो, तो देखो हमारा जो डिफरेंस है वो होने वाला है कैपिटल रिसीप्ट्स और दूसरा है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। पहला है कैपिटल रिसीप्ट्स और दूसरा है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। तो कैपिटल रिसीप्ट जब भी आपके दिमाग में, आपके जो कानों में आवाज आएगी कि आपको कैपिटल के बारे में बताना, कैपिटल वर्ड यूज होगा, तो समझ जाना ये बैलेंस शीट आइटम की बात करने वाला है। और जो रिवेन्यू होता है ये आपका ट्रेडिंग पी&एल, यानी आप बात करो तो ये पी&एल की बात करने वाला है। इस तरह से याद रखना। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट की बात करने वाला और ये पी&एल की बात करने वाला। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग। क्या लिखा हुआ मीनिंग में? इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड। ये अमाउंट वो होता है जो कि रियलाइज्ड होता है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी एसेट्स को बेच करके। देखो दोनों रिसिप्ट्स है तो दोनों में ही पैसा आ रहा होगा, इसमें भी पैसा आ रहा होगा और उसमें भी पैसा आ रहा होगा। बट यहाँ पे जो पैसा आएगा वो कैपिटल वर्ड लगा है, इसका मतलब बैलेंस शीट के आइटम से आने वाला है। और यहाँ पे जो पैसा आएगा वो नॉर्मल बिजनेस का जो रूटीन नेचर है वहां से आएगा। क्लियर है। तो उसने बोला सबसे पहले इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड, जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है किससे? बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी आपने जो अपनी एसेट्स है, अपनी जो परिसंपत्ति बोलते हैं हिंदी में से, तो उसको बेचा और उससे जो अमाउंट आया उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। और कहां से पैसा ला सकते हो आप? रिसीप्ट एज कैपिटल। आप बिजनेस में आपने पैसा लगाया वो भी आपका क्या है? कैपिटल का पार्ट माना जाता है। और उसने बोला लोन टेकन, अगर आप लोन लेते हो तो वो भी बैलेंस शीट का आइटम है। इसका मतलब लोन लेके भी पैसा आता है, एसेट्स बेच के भी पैसा आता है, और बिजनेस में पैसा आपने लगाया यानी कैपिटल लगाइए तो भी बिजनेस में पैसा आएगा। ठीक है, तो तीनों केस में पैसा आ रहा है। तो इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उससे पैसा आया। रिसिप्ट एज कैपिटल, कैपिटल से पैसा आया। और लोन टेकन, लोन लेने से पैसा आता है। बट यहां पे लिखा इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय, कहां से रियलाइज होगा इस वाले में? सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेचा, सेल ऑफ गुड्स लिखा है। एंड दोनों भी हो सकते हैं, एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग मतलब होता है प्रदान करना, देना। तो आपने सर्विस दी तो उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। यहां पे मैंने एंड और दोनों लिखा है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ गुड्स में डील करता है वो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स लिखेगा। ठीक है, जो सर्विस में डील करता है सिर्फ वो सर्विस लिखेगा, और जो दोनों में डील लिखेगा वो गुड्स एंड सर्विस वर्ड यूज करेगा। क्लियर हो गया। तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और रिसीव्ड एज कैपिटल और लोन टेकन। जबकि दूसरे में लिखा है इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आप यहीं पे याद कर लो उसे। क्लियर हो गया ना। चलो, उसके बाद हमारे पास अगला है क्रिएट्स। क्रिएट्स की अगर हम बात करें तो दीज रिसीप्ट्स आइदर क्रिएट्स, या तो ये क्रिएट करेगा एनी लायबिलिटी, या तो ये क्रिएट करेगा एनी लायबिलिटी, और या फिर रिड्यूस करेगा किसको? एनी एसेट्स। तो क्रिएट एनी लायबिलिटी, क्योंकि जब आप लोन लेते हो किसी से, अगर आप लोन लोगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है जिसको आपको फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपने लोन लिया तो उसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आप या फिर रिड्यूस एनी एसेट, भाई एसेट्स बेचोगे, अपनी संपत्ति बेचोगे तो उससे क्या होगा? उससे एसेट्स आपकी कम होगी। तो या तो एसेट्स रिड्यूस होगी या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है। अब ऑफ द एंटिटी, अगर नॉर्मल अकाउंट के अंदर क्वेश्चन आता तो मैं ऑफ द एंटिटी वर्ड यूज लिख दूंगा। बट अगर गवर्नमेंट बजट यानी जो क्लास 12th का चैप्टर का है तो मैं लिख दूंगा रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं गवर्नमेंट वर्ड यूज करूंगा, तो एंटिटी या गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैंने 5 डिफरेंस आपके सामने लिखे हैं, अभी मैं 3 डिफरेंस और लिखूंगा, तो टोटल 8 जो पॉइंट है उसका सम आपको दूंगा। टोटल 8 डिफरेंस आपको देने वाला हूं मैं, और 8 के 8 आप याद करना, बात समझना, और उससे थोड़ा अलग बनना है। ठीक है ना। तो दीज रिसिप्ट्स आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द एंटिटी या गवर्नमेंट। तो इसने लिखा है दीज रिसिप्ट्स नाइदर, इससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, कि गुड्स और सर्विस कोई लायबिलिटी थोड़ी ना, तो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, और नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द एंटिटी या गवर्नमेंट, ना ही एसेट्स को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा यानी रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है ही नहीं, तो ये एसेट लायबिलिटी की बात तो कर ही नहीं सकता। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग और नॉन रैकरिंग की बात करें तो उसने बोला पहले वाला जो कैपिटल रिसीप्ट्स होता है वो नॉर्मली क्या होता है? नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। नॉन रैकरिंग का मतलब हो गया दीज आर इररेगुलर, इररेगुलर यानी जो कभी कभार होता है वो, और नॉन रैकरिंग मतलब भी वही होता है जो कि कभी कभार किया जाता है इन नेचर।
देखो होता क्या है, अब आपका देखो बिजनेस है, बिजनेस में काम क्या होता है कि गुड्स को बेचना, सर्विस देना, ये मेन काम होता है। भाई आप अपनी परिसंपत्ति बेच रहे हो या अपने आप एसेट्स बेच रहे हो, आप लोन ले रहे हो, अब लोन लेना है, एसेट बेचना, ये थोड़ी ना आपका काम, ये बार बार थोड़ी ना करोगे एक्टिविटी। क्या आप बार बार लोन लेते हो क्या? नहीं जी। अगर आपका काम ही गुड्स बेचने का है तो आप लोन थोड़ी ना बार बार लोगे, ठीक है ना। तो ये डेली रूटीन काम नहीं है, तो इसलिए इसने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, कभी कभार होने वाली चीज है, ये इरेगुलर, कभी कभार होने वाली चीज है, ये इरेगुलर और नॉन रेकरिंग होता है, समझ में आ गया। जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो नॉर्मली देखा गया रेकरिंग इन नेचर, जो होता रहे, रूटीन टाइप में चलता है, ठीक है ना। तो दीज आर रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर देखने को मिलेगा, रूटीन नेचर में देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया, ये चलता रहता है। उसके बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो उसने बोला क्या फ्यूचर का जिम्मा किस में आने वाला है, तो उसने बोला देयर इज, यहां पे आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा इधर पे, टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, कि अगर आप लोन लेते हो तो फ्यूचर में आपको उस लोन को तो चुकाना पड़ेगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन आती है। तो देयर इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मान लो गुड्स बेचते हो तो यार उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है उसमें, ठीक है। उसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऐसा कोई पंगा नहीं है, टू रिटर्न द अमाउंट वाला कोई पंगा नहीं है। कैपिटलाइजेशन की बात करें, किसको कैपिटलाइज किया जाता है, किसको बैलेंस शीट में डाला जाता है, तो उसने बोला इसको कैपिटलाइज किया जाता है और इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। तो पहले ये पॉइंट समझ में आ गए, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, फिर 3 पॉइंट और करने हैं, सारे करने हैं, ठीक है ना। पहला, इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अमाउंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से आता है, और रिसीव्ड एज कैपिटल और लोन टेकन, जबकि ये जो है ये सेल ऑफ गुड्स एंड या और रेंडरिंग ऑफ सर्विस प्रदान करने से आता है, ठीक है ना। उसके बाद इससे या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो एसेट्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। इससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट होगी ना ही एसेट्स क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है ना। उसके बाद ये नॉन रैकरिंग और इरेगुलर इन नेचर होता है, कभी कभार होने वाली चीज है, और ये रैकरिंग और रेगुलर है, ये रूटीन टाइप की चीज है, ठीक है ना। उसके बाद इससे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन स्थापित होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको अमाउंट, जो लोन का अमाउंट है वो आपको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है। इसको कैपिटलाइज करते हैं, इसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। डन। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए इनको, फिर 3 पॉइंट और लिख लो। तो अब अगले जो है 3 पॉइंट देखते हैं, क्या है देखिए, शोन इन, यानी कहाँ इसको शो किया जाता है। तो मैंने बार बार बताया, अभी तक रिपीट कर रहा था कि बैलेंस शीट में शो होता है ये, और ये जो शो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आइटम शो होती है, क्लियर हो गया। वो बैलेंस शीट में, ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो दीज अमाउंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट, यानी अगर आपको सेल वाला आपने एसेट्स बेची और एसेट्स बेच करके या इन्वेस्टमेंट बेच करके आपने पैसा लिया, तो जो पैसा आपके पास होगा उसको आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकते, मतलब उसमें से ऑनर को नहीं दे सकते, ठीक है ना। बट इसने बोला एक्सेस रिवेन्यू रिसीप्ट, यानी जो ज्यादा रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, क्या होती है, ज्यादा रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, किससे ज्यादा होती है, उसने बोला ओवर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो रिवेन्यू, यानी जो आपका रिसीप्ट ज्यादा है, किससे ज्यादा, एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो उसको आप यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन एज अ प्रॉफिट। यानी कहना क्या चाहता है कि मान लो आपकी जो रिवेन्यू रिसीप्ट है वो ज्यादा है, किससे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो आपको जो बेनिफिट होगा, ठीक है भाई, रिसीप्ट ज्यादा होगा खर्चे से तो बेनिफिट तो होगा ना, उसको आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट यूज कर सकते हो, ऑनर को उसमें से दे सकते हो, ये मैंने बोला, क्लियर हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, दीज अमाउंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आप इस अमाउंट का यूज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से नहीं कर सकते। कौन सा अमाउंट, जो सेल करके आ रहा है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला, एक्सेस रिवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, जो ज्यादा रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, किससे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, जो ज्यादा यानी घटाने के बाद जो बचेगा आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट कर सकते हो। डन। एग्जांपल में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इसमें आता है कि बेचने से पैसा आता है, बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है, यहाँ आएगा। लोन टेकन यहीं पे आएगा, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहीं पे आएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट करना, और जब आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्लियर हो गया। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स है, अगर एसेट्स बेचोगे तो जैसे मान लो 5 लाख की एसेट्स है, मैंने 8 लाख में बेचा था, उस 8 लाख का यूज, जो 8 लाख होगा वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट होगा, बट 5 की मैंने 8 में बेचा तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसको आप यहाँ पे ला सकते हो। तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, जो लॉस तो अभी हम बात ही नहीं करना चाहते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, बट सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स बोलेगा तो यहाँ आएगा, बात समझ आ गया ना। ऐसे सेल ऑफ गुड्स,
सेल ऑफ सर्विस यानी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यही आएगा ना उससे, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। फीस रिसीव्ड यही आएगा। और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए तो इनकम टैक्स भी उसको मिलता है ना, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलता है, तो इनकम टैक्स भी उसकी रिसीप्ट हो जाती है, ठीक है ना। जीएसटी हो गया, ठीक है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो भी हमारा क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाता है। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट और जुड़ सकते हैं, बाकी सब तो आते आते हैं। डन। तो इसको मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, इस डिफरेंस को। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से लिख के ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डन। चलो, तो धन्यवाद दोस्तों।